हेलो एवरीवन, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ ऑडिट। जिस चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जितनी भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स होते हैं, हम उसका ऑडिट कैसे करते हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी क्या क्या चीज़ आ जाएगी। एक तो हमारी बैलेंस शीट और एक हमारा P&L। तो इन दोनों चीज़ों की हम जब ऑडिट, इनके आइटम्स का जब ऑडिट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हैं, ये चैप्टर हमको वो बताएगा। अब ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा अलग चैप्टर है। चैप्टर अलग कैसे हुआ, इसके पीछे एक स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड था जिसकी 12th क्लास में उसको मैथ्स डिफिकल्ट लगती थी और बिजनेस स्टडीज BST इजी लगती थी। तो वो हमेशा मैथ्स के लिए बहुत हार्ड ट्राई करता था, प्रैक्टिस करता था और हमेशा मैथ्स में ट्राई करता था कि जो मैं फेल ना हूँ और अच्छा स्कोर करने की ट्राई करता था। क्योंकि BST वो ऐसे ही लेता था, BST तो मैं कर लूंगा और मैथ्स में मैं बस पास हो जाऊँ। पर जिस दिन जब रिजल्ट आया ना, तो मैथ्स की तो छोड़ो, उसका सबसे जो लो स्कोर था वो था BST में। ये चैप्टर बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपने इस चैप्टर को BST की तरह जैसे हम लोग ले लेते थे 12th में हल्के में ले लिया, तो हो सकता है इस चैप्टर में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें जो आपको पहले से याद है। पर पहले से याद हमको BST में भी रहता था, पर जो उसकी लैंग्वेज है, जो कीवर्ड्स है, जो सही में हमको वहाँ पे लिखना होता था, जब तक हम वो वर्ड्स डिलीवर नहीं करेंगे तब तक आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चैप्टर में आपको अप्रोक्स 10 मार्क्स का आता है। बहुत सबसे ईजी चैप्टर है। फुल नंबर स्कोर करने के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तो तभी आप ये 10 में से 10 स्कोर कर पाएंगे, वरना आप 1 से 2 स्कोर कर पाएंगे। और यही वो चैप्टर जो डिफरेंस बनाता है आपके पास और फेल होने में, यही वो मार्क्स होता है। क्योंकि बाकी जो पेपर होता है ना, वो हार्ड या डिफिकल्ट हो सकता है, पर इस चैप्टर से जो पेपर बनता है वो सेम लेवल का रहता है हर अटेम्प्ट में। तो ट्राई करो कि इस चैप्टर को आप कवर कर सको, इस चैप्टर को आप पढ़ सको। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ही आप स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको पता है असर्शंस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहली चीज जो आप पढ़ोगे वो है असर्शन। जैसे ही आप असर्शंस के बारे में जान जाओगे ना, तभी वो जो चैप्टर का बचा हुआ पार्ट है वो आप पढ़ पाओगे। तो जो चैप्टर का पहला पार्ट है असर्शंस, वो कवर करता है अप्रॉक्स 10% ऑफ चैप्टर। और बचा हुआ जितना भी पार्ट है, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चीजें होती है, हमारा PPE हो गया, इंटेंजिबल एसेट हो गया, परचेज सेल्स, अपना P&L के आइटम्स हो गए, वो सब कवर करते हैं 90% ऑफ चैप्टर। तो इससे आपको MCQ देखने को मिल सकता है असर्शन से, और इससे आपको एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, वो जो 90% पार्ट है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी चैप्टर स्टडी करना है तो आपको असर्शन डिस्कस करना है। उससे ही आपको आगे के लिए बेस बनेगा। अगर असर्शंस नहीं याद हुए तो फिर आगे का आप नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको असर्शंस मेरे नोट से बताता हूँ। ये बात समझ में अपन क्या कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ ऑडिट। चैप्टर नंबर 5 में मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा। सबसे पहला पार्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ असर्शन। ये आपने कर लिया, उसके बाद बचेगा 90% पार्ट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टडी वो तो थोड़ा थोड़ा हमको आता भी है और थोड़ा थोड़ा हम पढ़ भी लेंगे। हो गया बस। अब असर्शंस में मेरी बात को ध्यान से सुनना। असर्शंस को हिंदी में बोलते हैं इशारे। Representation made by the management in the financial statements about the TBDs, transactions, balances and disclosure, either directly or indirectly। मतलब यहाँ पे ये उसके नीचे explanation भी दिया हुआ है। Whatever management has explained about the TBDs will be the verified by the auditor. Auditor need to obtain audit evidence to verify management assertion in the financial statements about the TBDs। बैलेंस शीट में जितनी भी चीजें हैं, अगर मान लो PPE की बात करता हूँ, तो PPE का बारे में आपको हर चीज के बारे में आप जब उसको ऑडिट करोगे तो आपको क्या क्या पता लगाना है कि वो PPE है कि नहीं, PPE की वैल्यू क्या है, PPE को डिस्क्लोज कैसे कर रहे हैं, ये सब चीजें जानेंगे। तो यही सब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ असर्शन में बोला गया है कि हम कौन कौन सा असर्शन डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे मेन बात जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो ऐसा बनेगा कि हम एक स्पेसिफिक चीज डिस्कस कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि हम जैसे डेप्रिसिएशन चेक करने से, हमारा पहला ये रहा ऑडिट प्रोसीजर्स checking the correctness of depreciation charges on building। एक बिल्डिंग का जब हम depreciation charges का ऑडिट कर रहे हैं, इसमें depreciation सही से लगा कि नहीं लगा, सही से मेथड यूज हुई कि नहीं हुई, तो फिर हम क्या चेक कर रहे हैं बिल्डिंग का, हम बिल्डिंग का वैल्यूएशन चेक कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन नंबर 1 एग्जिस्टेंस, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर और वैल्यूएशन। तो आपका सही आंसर वैल्यूएशन होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा वैल्यूएशन के बारे में बताता है, ना कि और किसी चीज के बारे में। तो यही आपको MCQs प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो बात दिमाग में बैठ जाएगी। तो जितने भी बैलेंस शीट आइटम्स होते हैं उनके लिए हम ये वाले असर्शंस चेक करते हैं, और जितने भी P&L आइटम होते हैं उनके लिए हम ये वाले असर्शंस चेक करते हैं। अब असर्शंस अबाउट ट्रांजैक्शन P&L वाले,
अकरेंस, अकरेंस मतलब तू है कि नहीं। आप चेक करेंगे कि वो चीज असली में हुई भी है कि नहीं हुई है। अरे परचेस हुआ है कि नहीं हुआ है, सेल हुई है कि नहीं हुई है, गलत तो नहीं है। कट ऑफ, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, जिस पीरियड का आइटम है उसमें शो करा, सैलरी अगले साल वाली तो नहीं बता दी एक्सपेंस ज्यादा बढ़ाने के लिए। फिर एक्रूरेंसी, ये आपको पता है। क्लासीफाई सही से हुआ है कि नहीं हुआ है ये भी आपको पता है। कंप्लीट है कि नहीं है, पूरा जो सारी परचेस बताई कि नहीं बताई, 90% परचेस तो नहीं बताई, थोड़ी बहुत परचेस मिसिंग तो नहीं है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जैसे गोइंग कंसर्न वाला डिस्क्लोजर याद है, देना कंपलसरी होता है। इसलिए ये चैप्टर में आपको यही बोलूंगा कि जब आपका एस ए बेसिक्स जितना भी है वो सब अच्छे से कवर हो जाए और आपको ऑडिट के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए, आप बहुत सारे चैप्टर अपने स्टडी कर रहे हैं उसके बाद ही आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। इसलिए बहुत सारे टीचर्स ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको और कुछ नहीं करना है, ऑडिट की लैंग्वेज यूज करनी है। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगा कि सारे चैप्टर्स पढ़ो, उससे आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो लैंग्वेज बिल्ड हो जाएगी, फिर चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसलिए ये चैप्टर को लास्ट में पढ़ना ज्यादा सही रहता है। अब ये सब आपने पढ़ लिया, अभी कुछ क्वेश्चन है। चेकिंग द जीएसटी चार्ज ऑन सेल्स, सेल्स पे जीएसटी लगा है कि नहीं लगा है, ये चेक कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखो, सेल्स बैलेंस शीट आइटम है, पीएनएल आइटम है। बैलेंस शीट नहीं, पीएनएल आइटम है, इधर साइड है, तो इधर साइड वाली चीजें चेक करो। अकरेंस, चेकिंग द जीएसटी चार्ज ऑन सेल्स, क्या हम यहाँ पे सेल्स हुई है कि नहीं हुई ये चेक कर रहे हैं। अरे भाई सेल तो हुई होगी, हो सकता है जीएसटी ना था। करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड चेक कर रहे हैं, नहीं। क्या हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन चेक कर रहे हैं, कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं, या डिस्क्लोजर की बात भी नहीं हो रही है। तो बचता है एक्यूरेसी, हम चेक कर रहे हैं कि जो जीएसटी वो एक्यूरेटली लगा है कि नहीं लगा है सेल्स पे। हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई हो और कुछ के बिल्कुल ऊपर से गई हो, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जितने डिस्कस करोगे उतना दिमाग खुलेगा, और एक टाइम आएगा जब आपको सब इजीली हो जाएगा और फिर रिपीट होने लग जाएंगे क्वेश्चन, वही बात है। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई वेदर दिस आर लीगल कॉजेस इन्वॉल्विंग इन द एंटिटी, समझ आई बात। परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई वेदर देयर आर लीगल केसेस इन्वॉल्विंग इन द एंटिटी, एंटिटी में कोई लीगल केसेस है तो नहीं, किसी लीगल केस में एंटिटी इन्वॉल्व है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं कि कोई ओमिशन तो नहीं हुआ है हमसे, कोई लीगल केस छूट तो नहीं गया, तो हम कंप्लीटनेस चेक कर रहे हैं। ऐसे ही वेदर नोट्स टू अकाउंट्स आर एडिक्वेटली टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, नोट्स टू अकाउंट की बात आ गई, नोट्स टू अकाउंट क्यों बनाते हैं, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री को जाके देख रहे हैं तू है कि नहीं, एग्जिस्टेंस। इन्वेंट्री का कॉस्ट या एनआरवी विच इज लोअर पे ले रहे हैं तो वैल्यूएशन की बात हो गई, और डेट ऑफ परचेस इनवॉइस, डेट की बात हो गई, तो यहाँ पे कट ऑफ आएगा। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे जो आपका पूरा आगे वाला चैप्टर है वो पूरा चैप्टर बिल्ट है। तो आपने अगर ये अच्छे से पढ़ लिया तो आप आगे वाला चैप्टर भी अच्छे से समझ पाओगे। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा असर्शंस की जितनी बात थी वो यहाँ पे खत्म होती है। अब इसके आगे जो 90% चैप्टर है हमारा वो डिस्कस। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताना जो जो वीडियो देख रहा है। अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, इसमें हम कौन सा असर्शन चेक कर रहे हैं, ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और अब हम तो चलते हैं चैप्टर के आगे वाले पार्ट की तरफ, जो कि है ऑडिट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। असर्शंस वाली बात हमने कर ली। अब जो कि मैं आपको बोल रहा था, क्या रहा, while answering about points use audit vocabulary, जितने भी आप ये पॉइंट आंसर करोगे इस चैप्टर का, जब भी आंसर लिखोगे तो आपको ऑडिट की वोकेबलरी यूज करनी है, जैसे कि इंस्पेक्ट, एग्जामिन, वेरीफाई, कैलकुलेशन, एनालिटिकल। इसके लिए आपको कॉमन एसेज आने चाहिए, मैंने वही बोला था ऐसे बेसिक्स आना चाहिए, इसे बेसिक बेसिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो जब आपकी ये सब चीजें हो जाए, ऐसे बेसिक्स हो जाए, ऑडिट की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ऑडिट अच्छे समझ में आ जाए, तो आप लोग करोगे ये वाला चैप्टर, आपको ईजी पड़ेगा। उसके बाद आता है कैसे वो 90% वाला पार्ट रिवाइज करें। अब वो बच्चे जिनके पास टाइम नहीं है, वो बच्चे जो याद नहीं रख पा रहे हैं इस चैप्टर को और उसे इंपॉर्टेंट चीज कवर करना चाहते हैं, वो सिर्फ कवर कर लो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। और वो बच्चे जिनको पता है अभी टाइम है और आईसीआई का भरोसा नहीं, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो लोग सारी चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस तो अदर पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कवर करो। सेकंड नंबर पे जो पीएनएल वाले आइटम है उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो कवर करो।
और उसमें पीपीई भी आप साथ में कवर कर लेना, आपका बहुत अच्छा कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर ये दो चीज़ भी आपने कर ली तो आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली। पर स्टिल कुछ चीज़ें बाकी है, क्वेश्चन पे से भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट ये है, ये सब नहीं इंपॉर्टेंट है पर क्वेश्चन तो आ सकता है। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, फिर हमारी बोरोइंग है, रिजर्व एंड सरप्लस है, शेयर कैपिटल है, उसके बाद टेंजिबल इंटेंजिबल प्रोविजंस कंटेन्ड इन लायबिलिटी एंड प्रोविजंस, ये हमारा फिफ्थ है। तो इसी ऑर्डर में करोगे तो भी अच्छा है। एक सीक्वेंस जो बैलेंस शीट का होता है जिसमें मैं अभी कराऊंगा उसमें करोगे तो भी बहुत अच्छी बात है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कर रहे हो, पर जैसे भी करो करना जरूर, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर वो 10 नंबर में से 1-2 नंबर आएंगे और फिर 38 मार्क्स चुकते हैं। तो फिर करते हैं स्टार्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम जो भी चीज चेक करेंगे हम चेक करेंगे उसका एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, या हो सकता है राइट एंड ऑब्लिगेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, बस। अब आप लोगों को क्या करना है, मॉड्यूल खोलनी है, उसमें एग्जिस्टेंस के बारे में पूरा सही से लिखना है, उसको अच्छे से रीड करना है। और आप धीरे धीरे, पता है क्या होगा, आप शेयर कैपिटल का रीड करोगे एग्जिस्टेंस, रिजर्व एंड सरप्लस का एग्जिस्टेंस रीड करोगे, बोरोइंग का एग्जिस्टेंस रीड करोगे, तो आपको एग्जिस्टेंस समझ आएगा कि कैसे चेक करता है एक ऑडिटर। जब आप ऑडिट करने जाओगे आर्टिकलशिप के उसमें, तो आपको समझ आएगा कि आप कैसे चेक कर रहे हो एग्जिस्टेंस। सारे एग्जिस्टेंस जितने भी है ना, ये जितने भी एग्जिस्टेंस है सबके सब इंटरलिंक्ड है, सब में कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात देखने को मिलेगी, हाँ हम ऐसे एग्जिस्टेंस चेक करें, बिल्कुल लॉजिकल चीज है। तो ये याद रखने वाली बात नहीं है, ये आपको समझना है। एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, याद रखने वाली बात जो जो भी है वो मैंने अलग से लेकर रखी है, मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल रीड करो, रीड करो, रीड करो। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक सेक्शन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है, सेक्शन 52, 53, 54 और 66। कंपनीज एक्ट वाले हैं ये। 52 याद आया, 52, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट, 12th में पढ़ा था। यूजेस या कहूँ यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, याद आए वो 5 यूजेस, यही है वो। डिस्काउंट पे इशू करना, सेट इक्विटी, और 66 भी कुछ था जो मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर रीड, सेम रिजर्व एंड सरप्लस के साथ भी है। एग्जिस्टेंस रीड करो, वैल्यूएशन रीड करो, कंप्लीटनेस रीड करो, आप समझ जाओगे, बस रीड करना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करना है ताकि लास्ट में देख सको बस। और इसमें जो आपको याद करना है वो है, बताओ आरआर मतलब और सीआर मतलब क्या है। रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, कौन सी चीज रेवेन्यू रिजर्व है, कौन सी चीज कैपिटल रिजर्व है, ये मॉड्यूल में दिया हुआ है, आपको आता भी है, फिर भी एक बार रीड करना है, फिर वो डिस्क्लोजर्स को रीड करो। सेम बोरिंग में भी यही है, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस चेक करेंगे, उसको अच्छे से रीड करो। और इसमें डिस्क्लोजर के साथ एडिशनल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखना। सेम ट्रेड पेबल में भी वही, E फॉर एग्जिस्टेंस, V फॉर वैल्यूएशन, C फॉर कंप्लीटनेस एंड D फॉर डिस्क्लोजर। ट्रेड पेबल अच्छे से पढ़ लिया, ट्रेड रिसीवर खुद से आ जाएगा। जैसे लॉजिक बिल्ट हुआ चीजों के पीछे, हाँ एग्जिस्टेंस तो ऐसे चेक करते हैं, बुक बंद कर दोगे खुद से बोल सकोगे। उसके बाद प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, एक प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज होता है ये सीखना है आपको, कौन कौन सी कंडीशन होती है जब हम एक प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करते हैं। सेम कंटीजेंट लायबिलिटी को कब रिकॉग्नाइज करते हैं, ये पूरा एक क्वेश्चन है 3 मार्क का, ये 2 क्वेश्चन दिख गए, हो सकता है एक क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में आ जाए, छोड़ना नहीं। और उनका ऑडिट कैसे होता है, फिर वही डिस्क्लोजर, इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में आ जाता है, इसको अच्छे से करना। सबसे इंपॉर्टेंट मैं जिसे मानता हूँ वो पीपी, इसमें मई 24 में क्वेश्चन आया था कि पीपी की जो कॉस्ट है उसमें कौन कौन सी डायरेक्ट ऐसी कॉस्ट है जो डायरेक्ट एट्रीब्यूटल कॉस्ट है जो इंक्लूड नहीं होती है। इसी पार्ट दिख रहा है कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, मई 24 में आया। और सितंबर 24 में पता है क्या आया, कौन कौन सी कॉस्ट है जो कि इंक्लूड होती है, कॉस्ट इंक्लूडिंग पीपी। तो 2 अटेम्प्ट में से क्वेश्चन आ रहा है, हो सकता है कि जनवरी 25 में भी देखने को मिल जाए। तो इसमें एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल अच्छे से याद करना है आपको, जितनी भी चीजें हर चीज अच्छे से करो, क्योंकि 2 अटेम्प्ट में इस पे क्वेश्चन आया, हो सकता है तीसरे में भी आ जाए। फिर आता है इंटेंजिबल एसेट, सेम जैसे आपने पीपी करा इसमें भी सेम एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर। जैसे ट्रेड पेबल पढ़ा था वैसे ही ट्रेड रिसीवेबल का भी सेम है। आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको चेक करना है कि जो आईसी आपका इंटरनल कंट्रोल है वो सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी फिर इसमें भी सब कुछ सेम है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर। फिर आती है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में एस टू वाली बातें ही करी गई है और थोड़ी सी चीजें ज्यादा है, थोड़ी सी चीज आपको लर्न करनी है। इन्वेंट्री भी सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आ जाता है, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। और यहाँ पे आपके बैलेंस शीट के सारे जितने भी आइटम्स थे सब खत्म हो गए, नहीं 2 आइटम बचे हैं क्या, हाँ सॉरी सॉरी 2 आइटम बचे हैं, इसके बाद आपके बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म हो जाएंगे।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेम, एग्जिस्टेंट, वैल्यूएशन, डिस्क्लोजर, लोन्स एंड एडवांसेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें दी हुई है जिसपे एमसीक्यू बन सकते हैं, आप रीड करोगे तो आप समझ जाओगे। इसके डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्टेंट, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस तो सेम है, इसके डिस्क्लोजर में बहुत इंपॉर्टेंट बात करिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डिस्क्लोज कैसे करना है, बैंक में पैसा पड़ा है उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, बैंक में अगर 12 महीने से ज्यादा पैसा रखा हुआ है उसको कैसे डिस्क्लोज करना है, हर चीज के डिस्क्लोजर के बारे में बोला है, इससे एमसीक्यू तो आ ही सकता है, तो ये अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। और जैसा मैंने पहले बोला था, बैलेंस शीट के सारे आइटम खत्म हो गए, अब हमारे बचते हैं जितने भी आइटम है वो पी एंड एल के। सो अब पी एंड एल पे मैं वीडियो तभी बनाऊंगा जब इस वीडियो पे हम लोग एम करते हैं 20 लाइक्स का। जब आप लोग इस वीडियो पे 20 लाइक्स कंप्लीट करा देंगे तभी आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो कि पी एंड एल पे है, बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए, अच्छी लगती है तो उसको लाइक करो, कमेंट करो। जैसे ही इस पे 20 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग बनाएंगे वीडियो पी एंड एल के आइटम्स पे, जैसे इस पे बनाएंगे उसमें और डिटेल में बनाएंगे वो। अगर यहाँ तक देखें तो आपका चैप्टर का अप्रॉक्स 60 to 70% पार्ट कंप्लीट हो गया है, 30% बाकी है जो कि पी एंड एल वाला है। तो उसको, उसकी अगर आप वीडियो चाहते हो तो 20 लाइक पे कंप्लीट करा दो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। इस चैप्टर को कैसे करना है, अच्छे से समझना है, पढ़ना है, लिखना है, सब मैंने बता दिया है। और मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, इस चैप्टर को छोड़ना मत। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, हमको तो एएस आता है वो सब आता है, इस चैप्टर को छोड़ने की गलती मत करना। यही चैप्टर डिसाइड करेगा कि आप लोग फेल हो गए या पास।